आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। आज की वीडियो में बात करूंगा इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत किस तरीके से कब्ज़ा फौरी तौर पर वापस मिल सकता है और इसके लिए जो मुकम्मल प्रोसीजर होता है वो क्या है, और अगर आप इस्तगासा दायर करते हैं इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत तो फिर वो कहाँ पर किस कोर्ट में दायर किया जाएगा। इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट साल 2005 में असेंबली से पास करवाया गया जब जनरल मुशर्रफ साहब का दौर था। इसके टोटल 9 सेक्शन हैं। इसका मकसद ये था कि चूँकि लैंड ग्रैबर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं और वो लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़े कर लेते हैं तो उनको फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाए और उनका कब्ज़ा उनको वापस दिलवाया जाए। क्योंकि पहले एक कहावत थी कि जो दीवानी केस होता है वो दादा दायर करता है और पोता उसका फ़ैसला सुनता है। तो ऐसे ये तो सिर्फ एक कहावत ही है, इतना लंबा केस तो कोई नहीं चलता, लेकिन फिर भी चूँकि दीवानी केस में काफ़ी टाइम लगता है लिहाजा ये एक फौरी रिलीफ देने के लिए एक्ट बनाया गया। जब भी कोई शख्स किसी दूसरे शख्स से ज़बरदस्ती गैर कानूनी तौर पर इलीगली कब्ज़ा छीन लेता है तो उसके पास 2 रेमेडीज़ अवेलेबल होती हैं। नंबर 1 क्रिमिनल, कि वो उस शख्स के ख़िलाफ़ क्रिमिनल कार्रवाई कर सकता है, और दूसरी सिविल, कि वो सिविल अदालत में जाके उसके ख़िलाफ़ कब्ज़े की वापसी का दावा दायर कर दे। अब जो फौजदारी कार्रवाई है या क्रिमिनल कार्रवाई है उसमें भी 2 तरह से आप कार्रवाई कर सकते हैं। नंबर 1, आप थाने में जाके दरख्वास्त दे दें कि इस शख्स ने मेरी प्रॉपर्टी पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया, मुझे गैर कानूनी तौर पर मेरी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। आपकी दरख्वास्त पर सेक्शन 447 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत उस शख्स के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो सकती है। अगर FIR दर्ज हो गई तो फिर उसको गिरफ़्तार भी किया जाएगा या वो बेल बिफोर अरेस्ट करवा सकता है। लेकिन जो FIR का इंदराज है वो सिर्फ इसलिए है कि उस शख्स ने ये जुर्म किया है, चाहे इस जुर्म में जो 447 सेक्शन के तहत उसके ख़िलाफ़ अगर FIR का इंदराज हो भी जाए और वो मुजरिम भी साबित हो जाए और उसको सज़ा भी हो जाए तब भी आपका कब्ज़ा वापस नहीं होगा। FIR के तहत सिर्फ उसको उसके जुर्म की सज़ा मिलेगी, आपका कब्ज़ा वापस नहीं होगा। लिहाजा कब्ज़ा वापसी के लिए आपके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक है इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट जो एक फौजदारी कार्रवाई भी है, और दूसरा है सिविल कोर्ट में जाके दावा दायर करना। अब अगर आप इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत जाते हैं तो आपको कब्ज़ा यहाँ पर फौरी तौर पर मिल सकता है। उसका प्रोसीजर क्या है, पहले मैं जो इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट के कुछ सेक्शंस हैं कि जो इस इस्तगासे में इस्तेमाल होते हैं तो मैं उनका जिक्र कर देता हूँ। सेक्शन 3 के तहत आपने इस्तगासा दायर करना है। सेक्शन 4 के तहत ये जो इस्तगासा होगा वो सेशन जज की कोर्ट में दायर किया जाएगा। सेशन जज साहब की जब कोर्ट में दायर किया जाएगा वहाँ से वो मार्क होकर किसी भी एडिशनल सेशन जज को भेज दिया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 7 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि जब आप इस्तगासा दायर करेंगे तो उसके साथ सेक्शन 7 की एक दरख्वास्त लगाएंगे और उसमें आपने ये प्रेयर मांगनी है, अदालत से ये इस्तदा करनी है कि मेरी प्रॉपर्टी का फौरी तौर पर कब्ज़ा अभी मुझे वापस दिलवाया जाए। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने ये दरख्वास्त लगाई है तो अदालत के पास अगर इतने सबूत हैं कि वो ये समझती है कि वाकई ये कब्ज़ा आपके पास था और आपसे इलीगली तौर पर किसी और ने कब्ज़ा छीन लिया है और आपको डिस्पोजेस कर दिया गया है, तो अदालत आपका कब्ज़ा फौरी तौर पर भी रिस्टोर कर सकती है। अदालत की ये पावर है। उसके बाद सेक्शन 8 के तहत फाइनली जो आर्डर पास किया जाएगा, अगर आपको सेक्शन 7 के तहत फौरी तौर पर कब्ज़ा वापस नहीं किया गया था तो अब शहादतें वगैरह होने के बाद तमाम जब केस कंप्लीट हो जाएगा तो सेक्शन 8 के तहत आपके हक़ में अगर वो केस का फ़ैसला आता है तो आपको कब्ज़ा मिल जाएगा। उसके बाद सेक्शन 8A है जिसमें अपील का हक़ दिया गया है
किसी भी पार्टी को 30 दिन के अंदर वो जाके हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। अब चलते हैं कि 3/4 का अगर इस्तिगासा आप दायर करते हैं इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। अगर हम इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट को देखें तो उसमें एक लफ्ज़ लिखा गया था लैंड ग्रैबर्स, कि अगर लैंड ग्रैबर ने आपकी प्रॉपर्टी छीन ली तो उनके खिलाफ आप इस्तिगासा दायर कर सकते हैं, जिसका अदालतों ने बड़ा गलत तरीके से इस्तेमाल इस तरह शुरू कर दिया कि उन्होंने जब भी कोई इस्तिगासा दायर किया जाता तो ये चीज़ देखी जाती थी कि इस शख्स ने फर्स्ट टाइम ये काम किया है या कि वो पक्का लैंड ग्रैबर्स है। अगर वो लैंड ग्रैबर होता तो फिर तो वो इस्तिगासा उसकी हद तक मेंटेनेबल था, लेकिन अगर कोई शख्स फर्स्ट टाइम ये काम करता तो उसकी हद तक ये इस्तिगासा एडमिट ही नहीं होता था, खारिज कर दिया जाता था कि ये शख्स लैंड ग्रैबर नहीं है। तो इसमें बाद अज़ां फिर जब बहुत ज़्यादा ऐसे फैसले आना शुरू हुए तो एक रिपोर्टेड जजमेंट इस पर आई 2020 PCRLJ पेज 1467। इस जजमेंट में ये इंटरप्रेट किया गया कि कोई भी शख्स अगर वो किसी दूसरे शख्स से इलीगली कब्ज़ा छीन लेता है, उसको इलीगली डिस्पोजेस कर देता है उसकी मलकीती और मकबूजा प्रॉपर्टी से जिसका वो मालिक था, तो वो लैंड ग्रैबर ही है, चाहे उसने ये काम फर्स्ट टाइम किया हो या वो बार बार ये काम कर रहा हो, वो लैंड ग्रैबर ही होगा। और फर्स्ट टाइम भी अगर उसने किया है तब भी सेक्शन 3/4 का जो इस्तिगासा किया जाता है इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत वो उसके खिलाफ मेंटेनेबल है और उससे कब्ज़ा लेकर जिस शख्स से कब्ज़ा छीना गया था उसको दिया जाएगा। उसके बाद फिर अब ये जो लैंड ग्रैबर वाला कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हुआ और अब कोई भी शख्स अगर किसी दूसरे से वो प्रॉपर्टी छीनता है, बेशक फ़र्स्ट टाइम वो ऐसा कोई फेल कर रहा है, फिर भी उसके ख़िलाफ़ ये इस्तिगासा काबिल पेशरफ्त है। जब आप इस्तिगासा दायर करेंगे तो जब प्लान ड्राफ्ट करनी है तो ये बात याद रखनी है कि ये एक फौजदारी कार्रवाई है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। लिहाजा जब FIR के इंदराज के लिए दरख्वास्त आप देते हैं तो उसमें तमाम डिटेल्स लिखते हैं कि किस टाइम ये वक़ुआ हुआ, दिन क्या था, तारीख क्या थी, जगह कौन सी थी, गवाह वहाँ पर कौन से मौजूद थे, तमाम डिटेल्स लिखते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ आपने प्लान जब ड्राफ्ट करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपने लिखनी हैं, क्योंकि ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग है तो यहाँ आपने तमाम डिटेल्स लिखेंगे तभी आगे आ चल के आपको फ़ायदा होगा। अगर ये चीज़ें आप छोड़ गए तो फिर आपका इस्तिगासा आगे चल के मोस्ट प्रोबेबली खारिज हो जाएगा। जब आप इस्तिगासा दायर करेंगे तो उसके बाद फौरी तौर पर जो कंप्लेनेंट होता है जिसने वो इस्तिगासा दायर किया है उसका और साथ जो उसने गवाहों की लिस्ट वगैरह दी होती है तो उन गवाहों की कर्सरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है। सबसे पहले अदालत उन गवाहों की और जो कंप्लेनेंट है उनकी कर्सरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। इसके अलावा अगर जो आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देनी है, अपनी प्रॉपर्टी के जो आपके मलकीती डॉक्यूमेंट्स हैं, आप वहाँ पर कब से रिहाइश पजीर हैं, उसके बारे में कोई अगर डिटेल्स हैं, जैसे बिजली के बिल हो गए, टेलीफोन हो गए या अगर गैस वगैरह के कोई बिल्स हैं, तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप अदालत में उसी टाइम देंगे। उनको देखते हुए अदालत फिर आगे आर्गूमेंट्स सुनेगी आपके कौंसल की, आपके लॉयर की। तो इन डॉक्यूमेंट्स को और आपकी शहादत को देखते हुए जज साहब फिर पुलिस जो मुतलका थाना है उसके SHO को ऑर्डर करेगी कि मौका पर जाके रिपोर्ट तैयार करे। पुलिस रिपोर्ट जब तैयार की जाती है तो उसके लिए कोई भी तफ्तीशी अफसर वहाँ मौका पर जाता है, वो दोनों पार्टीज़ को वहाँ मौका पर बुलाता है और फिर उनकी स्टेटमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड करके वहाँ पर भी अगर वो कोई डॉक्यूमेंट्स देना चाहें तो वो देते हैं और वो अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। और ये बात याद रखनी है कि ये रिपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब वो रिपोर्ट आके अदालत में जमा करवाई जाएगी तो उसी की बेस पर अदालत आपका वो इस्तिगासा उसी टाइम खारिज भी कर सकती है और एडमिट भी कर सकती है। लिहाजा आपने जब वो रिपोर्ट बने तो आप कोशिश करें कि आप बयान भी करवाएं और सारी जो प्रोसीडिंग है वो आप वहाँ पर मौजूद रह के कंप्लीट करवाएं,
ताकि पुलिस को ये मौका ना मिले कि वो दूसरी पार्टी के साथ कोई साजबाज करके लेन देन करके उनके हक में रिपोर्ट बना दे। क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि जो मौका पर ना हो तो फिर उसके खिलाफ ही कार्रवाई कर ली जाती है, और कई बार तो मौका पर होने के बावजूद भी दूसरी पार्टी से लेन देन करके तो उनके हक में रिपोर्ट बना दी जाती है। तो ये रिपोर्ट जिसके हक में होती है तो जज साहब अपना माइंड तो इतना ज़्यादा अप्लाई नहीं करते, इसी रिपोर्ट की बेस पर ज़्यादातर फैसले हो जाते हैं। लिहाजा इस रिपोर्ट पर बहुत ज़्यादा आपके जो इस्तिगासा है उसका इन्हिसार है। आप ये रिपोर्ट कोशिश करें कि वहाँ पर अपने जो गवाह हैं उनको भी वहाँ लेके आएँ, उनकी भी स्टेटमेंट्स करवाएं, अपनी भी स्टेटमेंट दें। इसके अलावा तमाम डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस है आपके पास वो आप पुलिस को भी दें, ताकि वो उसको रिपोर्ट का हिस्सा बनाएं और वो सारी रिपोर्ट जाके अदालत में जमा होगी। जब रिपोर्ट अदालत में जमा होगी फिर अदालत देखती है कि ये आया एडमिट किया जाए या खारिज किया जाए, और अगर एडमिट हो जाता है तो फिर जो रिस्पोंडेंट्स हैं जिनके खिलाफ आपने ये इस्तिगासा दायर किया है उनको नोटिस जारी किए जाते हैं, और नोटिस जारी जब होंगे वो अदालत में आएंगे तो सबसे पहले आके उन्होंने अपने मुचलके जमा करवाने होते हैं। अदालत उनको ऑर्डर करेगी कि इतने वैल्यू के या इतनी मालियत के आप मुचलके जमा करवाएं। 50,000 भी कह सकती है, लाख भी कह सकती है, या जो भी कोर्ट कहेगी तो इतनी मालियत के वो मुचलके जमा करवाएंगे। मुचलके कैसे जमा करवाएंगे कि जिस तरह किसी FIR में बेल होती है तो उसके बाद मुचलके जमा करवाए जाते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी मुचलके जमा करवाएंगे। और इससे पहले अगर आपने सेक्शन 7 की एप्लीकेशन लगाई हुई है तो अदालत उसमें देखते हुए उसको कि आपने जो सबूत दिए हैं उनको देख के तो अगर कब्ज़ा रिस्टोर करना चाहे तो वहाँ पर वो ऑर्डर कर सकती है कि अबूरी तौर पर आपको कब्ज़ा वापस मिल सकता है। लेकिन अगर वो नहीं मिला तो फिर आगे प्रोसीडिंग जो है वो सेम इसी तरीके से चलती रहेगी। जब वो मुचलके जमा करवा देंगे तो इसके बाद जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम किया जाएगा। चार्ज फ्रेम करने के बाद फिर शहादत के लिए आएगा। शहादत क्या होगी कि पहले तो आपने एक कसरी स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दी थी, लेकिन अब फिर आपने जो कंप्लेनेंट है उसकी भी स्टेटमेंट होगी और उसके जो गवाह हैं उनकी भी स्टेटमेंट होगी, साथ जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं फिर वो अदालत में पेश करेंगे। इसके बाद जो रिस्पोंडेंट है उसका जो वकील होगा वो इन गवाहों पर जिरा करेगा। जिरा करने के बाद फिर 342 की स्टेटमेंट, 342 एक सेक्शन है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, ज़ाब्ता फौजदारी जो है उसकी, तो उसके तहत एक स्टेटमेंट देते हैं। जो एक्यूज्ड होते हैं, रिस्पोंडेंट्स हैं, वो अपनी स्टेटमेंट देंगे और उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए पहले कंप्लेनेंट साइड से फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे और उसके बाद रिस्पोंडेंट साइड से फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे और इस्तिगासा का फैसला किया जाएगा। और अगर फैसला कंप्लेनेंट के हक में आता है तो उसको कब्ज़ा वापस किया जाएगा, और अगर रिस्पोंडेंट के हक में आता है तो फिर उसको कंप्लेनेंट को कब्ज़ा नहीं मिलेगा। जो भी फैसला आता है दोनों सूरतों में सेक्शन 8A जो है इस एक्ट की, उसमें 30 दिन का टाइम दिया गया है कि जो भी पार्टी जिसके खिलाफ ये फैसला आया है वो हाई कोर्ट में जाके अपील दायर कर सकती है। 30 दिन के अंदर अंदर अपील दायर करनी होगी। 30 दिन गुजरने के बाद अपील का हक ख़त्म हो जाएगा, उसकी जो टाइम लिमिटेशन है वो पूरी हो जाएगी। इसके अलावा अगर किसी शख्स ने ये इस्तिगासा दायर किया और उसका इस्तिगासा खारिज हो गया तो अब उसके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि वो दोबारा जाके सिविल कोर्ट में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत भी दावा, सिविल दावा दायर कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि ये रेमेडी अवेल कर ली तो अब वो वहाँ नहीं जा सकता, ऐसी बात नहीं है। इस्तिगासा खारिज होने के बाद वो दोबारा सिविल कोर्ट में जाके सिविल दावा दायर कर सकता है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि अगर आपने इस्तिगासा भी दायर किया हुआ है इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट का और आप सिविल कोर्ट में भी चले जाएं उसी के साथ साथ और वहाँ पर सिविल दावा भी दायर कर दें तो दोनों एक साथ नहीं चल सकते, दोनों इकट्ठे मेंटेनेबल नहीं हैं। इस पर एक जजमेंट भी है 2021 MLD पेज 395। इस जजमेंट में ये इंटरप्रेट किया गया कि जो इस्तिगासा है 3/4 इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट का और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत सिविल कोर्ट में जो दावा है वो दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते।
पहले आप कोई एक कार्रवाई करें उसके बाद दूसरी कर सकते हैं, लेकिन दोनों इकट्ठी नहीं चल सकती। लिहाजा अगर आपने इस्तगासा दायर किया है तो फिर सिविल दावा उस टाइम दायर ना करें। अगर आपका इस्तगासा खारिज हो जाए तो उसके बाद आप सिविल दावा दायर कर दें। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।